नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पूना पैक्ट। जी हाँ, ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड मॉर्ले का कथन था कि पृथक निर्वाचक मंडल लाकर हम ऐसे घातक बीज को बो रहे हैं जिसकी फसल कल कड़वी पैदा होगी, लेकिन ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी है। इसी को इन्होंने कार्यान्वित करते हुए 1909 के एक्ट में भारतीयों से मुस्लिम्स को अलग किया। आगे 1919 व आगे के एक्ट्स में इन लोगों ने हिंदुओं से सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस को अलग करके पूरे भारत को बांटने का प्रयास किया। इसी की कंटिन्यूटी में हमको देखने को मिलेगा कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एक पॉलिसी लेकर आते हैं जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं। अभी तक इन लोगों ने हिंदुओं से बाकी धर्म के लोगों को अलग कर चुके थे और अब बारी थी हिंदुओं को हिंदुओं से अलग करने की। इट मींस फूट डालने की नीति। इसी के विरोध में गांधी और अंबेडकर के मध्य समझौता होता है, उसे ही हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं और विस्तार से इस टॉपिक को जानते हैं। चलिए 5W1H के आधार पर पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट। तो ये क्या था? इट वॉज एन एग्रीमेंट। ये एक समझौता था महात्मा गांधी जी व अंबेडकर के मध्य, जिसमें पृथक निर्वाचक प्रणाली के मुद्दे पर इन लोगों ने एक समझौता किया। अब कहां पर किया तो आगे देखते हैं वह। तो कहां किया तो देखने को मिलेगा यरवदा जेल जो पुणे के अंदर स्थित है, यहां पर ही जो भारत में है, इसके अंदर ये समझौता हुआ था। तो कब हुआ था मानसिंह जी? तो यहां देखने को मिलेगा 24 सितंबर 1932 को। कब? तो 24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ। तो समझौता क्यों हुआ? अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी फूट डालो राज करो की नीति के तहत देखने को मिला कि ये भारतीयों को भारतीयों से अलग करने की नीति अपना रही थी। तो इसी के अंतर्गत देखने को मिला अब तक बाकी धर्म के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत ये अलग कर चुकी थी और अब ये हिंदुओं को हिंदुओं से अलग कर रही थी। इसी बात को लेकर यहां देखेंगे कि गांधी जी खड़े अड़ जाते हैं अपनी बात पर और कहते हैं कि ये टू प्रिवेंट सोसाइटी फॉर डिसइंटीग्रेशंस, कहते हैं समाज को विघटन से रोकने का एक प्रयास था जिसमें गांधी जी और अंबेडकर जी का योगदान रहा। ये वाली बातें हमें देखने को मिली। डायरेक्ट देख लेते हैं व्हाट। तो इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड अंबेडकर जी। कहां पर? तो हमें देखने को मिला यरवदा जेल पुणे के अंदर हुआ। तो कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को यह होता है। क्यों हुआ? समाज को विघटित होने से रोकने के लिए यह एग्रीमेंट किया गया था। चलिए आइए चलते हैं और आगे विस्तार से इस सारी चीज को जानते हैं। अभी कहते हैं कोई भी समस्या होती है और समस्या के पीछे कारण होता है। अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात आएगी तो रिवोल्ट ऑफ 1857, जब 1857 की क्रांति हुई थी और उस क्रांति के अंदर हिंदू प्लस मुस्लिम जो मिलकर लड़े थे और भारतीयों ने इतना जबरदस्त अटैक किया ब्रिटिश साम्राज्य पे, तो इनकी जड़ें हिल गई थी और लग रहा था कि कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य यहां से उखड़ सकता है। तो उसी डर को ये अपने जहन में बिठाए हुए थे और डरते थे कि अगर ये दोनों साथ रहे तो हम नहीं रह पाएंगे। इस वजह से जो फूट डालो राज करो की, इट मींस डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, उसको ये जमकर यहां 1857 के बाद इंप्लीमेंट करते हैं और इन दोनों लोगों को, हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने का प्रयास करते हैं। इन दोनों के मध्य खाई क्रिएट कर देते हैं, जिसको इन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रलक्षित या देखने को मिलता है 1909 के एक्ट में। 1909 के एक्ट के अंदर जब हम जाकर देखते हैं तो यहां इस समय इस एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत बताते हैं, स्वयं लॉर्ड मार्ले के कथन थे
कि हम ऐसे बीज को बोने जा रहे हैं जिसकी फसल कल कड़वी पैदा होगी, लेकिन ये हमारे साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से चलाकर मुस्लिम्स को ये सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं ताकि अभी भारतीय समाज को थोड़ा और विघटित किया जा सके। अब ये वाली बात यहां पर देखने को मिली 1909 के एक्ट में। इसके बाद हम चैम्सफोर्ड एक्ट जो 1919 में आया और उसके बाद साइमन कमीशन आया, इन सभी के अंदर एक्ट के अंदर एक और बात आ गई। अभी तक तो ये मुस्लिम्स को भारतीय समाज को अलग किए थे, हाँ लिम्स मुस्लिम्स को अलग किए थे, लेकिन इसके आगे एक कदम और बढ़ जाते हैं। अब कैसे कदम बढ़ते हैं मान सिंह जी? मुस्लिम्स को अलग कर चुके हैं, आगे चलकर सिख समाज को भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत बांट देते हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा कि ईसाई, एंग्लो इंडियंस, इन सब को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। और अब ये देखने को मिल रहा है कि इन सब को अलग कर चुके हैं। तो अब ये अलग कर चुके हैं, तो क्यों कर चुके हैं? क्योंकि ये भारतीय समाज को अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए देखना चाहते हैं और ये इनके साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी था। तो अब क्या करना चाहते हैं? चलिए आइए चल के देखते हैं। अब ये एक लाते हैं द कम्युनल डिसीजन। कहते हैं कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एक घोषणा करते हैं और एक अनाउंस करते हैं और एक प्रपोजल लेकर आते हैं। प्रपोजल में इससे पहले ये कहते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहते हैं कि अगर कोई सर्वसम्मत निर्णय या समाधान प्रस्तुत नहीं किया तो ब्रिटिश सरकार कोई अस्थायी या काम चलाओ योजना लेकर आए। तो योजना लाने का एक ही मकसद था, डिवाइड एंड रूल्स। तो अभी तक बाकी भारतीय समाज को बांट चुके थे, अब बारी थी हिंदुओं को हिंदुओं से बांटने की। ये वैसा ही था किसी हरे बड़े पेड़ की पहले टहनियों को काट दो, जब वो छोटा रह जाएगा फिर उसके बाद उसको जड़ सहित उखाड़ के फेंक दो। इट मीन्स पूरे भारत को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे थे। इसी बात को लेकर महात्मा गांधी जी अड़ जाते हैं। 16 अगस्त को जब ये घोषणा करते हैं तो महात्मा गांधी जी एक लेटर लिखते हैं टू द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सैमुअल हावर के थ्रू, किसको? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को। कहते हैं इन विच ही क्लियरली स्टेटेड that he lost his life when the Harijans were separate from the Hindus। कहते हैं वो अपने जीवन की बाजी लगा देंगे अगर ब्रिटिश साम्राज्य ने हिंदुओं से अलग करने की नीति अपनाई। मींस हिंदुओं से हरिजन्स को अलग करने की अगर नीति अपनाई। तो आगे देखते हैं, इन द इवेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इट, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कम्युनल वॉर, 20 September announced the fast unto death from 1932। कह रहे हैं कि अगर आपने ये घोषणा हुई 16 अगस्त को और 18 अगस्त को इन्होंने लेटर लिखा और कह रहे हैं कि अगर आपने विद इन मंथ के अंदर हमारी बातें नहीं मानी तो हम आपके खिलाफ क्या करेंगे? फास्टिंग कर देंगे। फास्टिंग के तहत देखते हैं क्या कह रहे हैं, ये देखिए, द फास्ट अनटू डेथ। महात्मा गांधी जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को लेटर के थ्रू लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की सिर में जूं तक नहीं रहेगी। आगे देखेंगे, गांधी जी said on this occasion, I don't care about my life. If this holy purpose, even if the hundreds of such lives are sacrificed, there cannot be atonement for the oppress which Hindus have put their own poor and helpless brother। कहते हैं ऐसे पवित्र काम के लिए मैं क्या, सैकड़ों लोगों की भी अगर कुर्बानी दी जाती है वो भी कम रहेगी। और कहते हैं कि जो हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं पर जो अत्याचार किए हैं, जो शोषण किया है, उसके बारे में भी साथ में
महात्मा गांधी जी बताते हैं और उसी को भी क्रिटिसाइज कि ये भी एक घिनौना काम था, जिन्होंने अपने भाइयों पर ही ऐसा अत्याचार किया। इसी बात को लेकर गांधी जी यहाँ पर अड़ जाते हैं। अभी यहाँ पर देखने को मिलता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक रिएक्शन आता है। वो कहते हैं कि गांधी जी ऐसे पवित्र काम जो बुजुर्ग महिलाओं के होते हैं, ओल्डर वुमेन के होते हैं, आप ऐसे कामों को क्यों कर रहे हैं? आप देश को दिशा देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले हो, आप ऐसे काम छोड़ दीजिए, बुजुर्ग महिलाओं को दे दीजिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी जो ब्रिटिश सरकार की नीति को अभी पकड़ नहीं पा रहे थे और गांधी जी उनकी कुटिल चाल को समझ चुके थे। सो आगे क्या होता है? द डे ऑफ 20 सितंबर वॉज ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट इंडिया एज ए फास्टिंग एंड प्रेइंग डे। कहते हैं पूरे भारत में 20 सितंबर को उपवास व प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के तहत रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं और मैसेज भेजते हैं गांधी जी को, द यूनिटी ऑफ इंडिया एंड इट्स सोशल दिस इज एन एक्सलेंट सेक्रीफाइस फॉर इंटीग्रिटी। कहते हैं भारत को एक रखने, साथ ही साथ क्या है, आपका जो इंटीग्रिटी, एक रखने का जो समर्पण, त्याग की भावना है, उसके बारे में कहते हैं ये सर्वोत्तम है, जिसका कोई भी सानी नहीं। ऐसे शब्द रविंद्रनाथ टैगोर जी के हैं। किसके लिए? महात्मा गांधी जी के लिए। सो अभी कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि ये बुजुर्ग महिलाओं का काम है। और इसी के बाद हमको देखने को मिला 20 सितंबर के दिन पूरे देश के अंदर फास्टिंग और प्रेयर का काम, मतलब प्रोग्राम रखा जाता है। इसी के आगे गांधी जी के काम को सबसे ज्यादा रविंद्रनाथ टैगोर जी अप्रिशिएट करते हैं। महात्मा गांधी जी कंडीशंस वर्सेंट डे बाय डे। कहते हैं गांधी जी जैसे ही फास्टिंग पे गए तो इनकी जो कंडीशन थी डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब होने लगी। इस वजह से भारतीय जो टॉप लीडर्स थे वो चिंतित होने लगे। अब जब चिंतित होने लगे तो सबसे पहले इनमें जो भूमिका निभाते हैं वो है मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय यहाँ पर सभी लोगों को बुलाते हैं और इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी जब 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट आया था तो कुछ लोग थे वो खुशी मना रहे थे। जो सप्रेस्ड क्लास थी, दबी कुचले लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, जो समाज से अभी कटे हुए थे, अभी उनके लिए तो ये खुशी का दिन था, क्योंकि उन्हें हजारों सालों से अपर क्लास ने दबाया था। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमें तो ब्रिटिश साम्राज्य ने आशीर्वाद देने जैसा। बात तो सही थी, क्योंकि अभी तक भारतीयों ने भारतीयों पर ही अत्याचार किया। इस बात को अभी तक लोग समझे नहीं थे। तो आगे चलकर देखते हैं मदन मोहन मालवीय जी सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और गांधी जी और अंबेडकर के मध्य समझौता कराने का प्रयास करते हैं। इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है कि मदन मोहन मालवीय जी जाकर संपर्क करते हैं अंबेडकर जी से और उनको समझौता करने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब बात आगे बढ़ती है तो कुछ बैठ नहीं पाई। अंत में मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि आप ऐसा करिए, एक बार गांधी जी से मिल लीजिए। इसी बीच गांधी जी की तबीयत डे बाय डे और ज्यादा खराब होती है। अब बहुत सारे लोग अंबेडकर के सामने आकर हाय हाय अंबेडकर जी हाय हाय। इस साइड जो दलित सप्रेस्ड क्लास थी वो भी बाकी गांधी जी के खिलाफ कहते हैं कि जब हमको मिलने लगा है तो गांधी जी क्यों फटे में टांग अड़ा रहे हैं, कि जब इतने सालों से हमको दबाया गया और अब भी गांधी जी क्यों नहीं चाहते हमें आजाद करवाना। इसी बात को लेकर समाज दो भागों में बंट चुका होता है और अभी देखने पर प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार तो बाद में बांटेगी, भारतीय समाज अभी बटा हुआ प्रतीत होने लग गया था। तो इसी बीच जो भारतीय टॉप लीडर्स में
जो मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जैसे जो टॉप लीडर्स एक साथ मिलकर अंबेडकर जी को पूना ले जाते हैं और पूना में यरवदा जेल के अंदर गांधी जी व अंबेडकर के मध्य बात करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं। इसी मीटिंग के दौरान देखने को मिलेगा कि अंबेडकर जी ससम्मान गांधी जी से कह रहे हैं कि गांधी जी आप बताइए कि जिस समाज को हजारों सालों से दबाया गया है और उन्हें थोड़ी सी आजादी मिली है, वो भी आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, आप क्यों नहीं चाहते उनको आजाद देखना। लेकिन अब अंबेडकर जी अपनी बात रख चुके थे। फिर गांधी जी कहते हैं कि अंबेडकर जी आपकी बात बहुत सटीक और सही है, इन समाज को भारतीयों ने भारतीयों को ही दबाया है, मैं मानता हूं, लेकिन और मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि इनके साथ न्याय हो और इनको एक दर्जा मिले, इनको समाज की मुख्य धारा में आने का मौका मिले, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। तो अंबेडकर जी पूछते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जो रिजर्वेशन मिला है, हम उसको न मानकर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत हम इस चीज को हरिजन्स अपर लोअर क्लास के लिए रिजर्व करेंगे। अंग्रेज की पॉलिसीज का बायकॉट करके उनको नहीं मान के करेंगे। हम चाहते हैं कि इनको मिले और मिलेगा, जितना है उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं, वो हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसी बात तो इतनी सी की थी कि समाज में जो तबका पिछड़ा हुआ था, अभी तक समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहा था, उसको जोड़ना ही तो था। और ये दोनों बात जब क्लियर हो गई तो गांधी और अंबेडकर जी के मध्य समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। इसे ही हमने पूना पैक्ट। अब आगे चल दिए और यहां पर देखेंगे कि ये क्या होता है। इसी को अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको इस डेट को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही समझौता हुआ बात आगे बढ़ती है। अब देखते हैं कि कैसे हुआ, वो भी देख लेते हैं। अभी तक सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत 71 सीट रिजर्व की थी लोअर क्लास के लिए, लेकिन अब क्या हुआ कि गांधी जी के कहने पर ये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत 148 सीटें लेजिस्लेचर्स के अंदर रिजर्व कर दी गई। उसके बाद देखने को मिला अबाउट 20% ऑफ द प्लेस फॉर हरिजन्स वर आल्सो सिक्योर्ड द प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। और इसके साथ देखने को मिलेगा, कहते हैं 20% भी किया गया। साथ ही साथ देखेंगे हरिजन्स वर गिवन द फेयर रिप्रेजेंटेशन इन लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड द पब्लिक सर्विसेज। साथ ही साथ इनको इन सभी चीजों के अंदर भी मौका दिया गया। किस एक्ट के किसके तहत? पूना पैक्ट के तहत। साथ ही देखेंगे कंडीशंस वर लेड फॉर एजुकेटिंग द हरिजन्स, ये भी देखने को मिला। साथ ही साथ देखने को मिला कि जहां पर देखो इन ऑर्डिनरी प्लेस वेयर द पैलेस हैज नॉट बीन रिजर्व्ड फॉर द हरिजन्स विल हैव अ चॉइस द राइट टू वोट एडिशनल वाज गिवन। जहां पर ऐसा होगा वहां पर हरिजन्स को एक नहीं 2 वोट देने का अधिकार भी मिल जाएगा। Thus the Pune Pact abandoned the demands of the separate कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द हरिजन्स। और इसी के साथ जो सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो मांग थी वही खत्म हो जाती है। और इसी से हमको देखने को मिलता है कि भारतीय समाज को बंटने से इन 2 व्यक्ति नहीं विचारधारा ने बंटने से रोक दिया था। और यही आगे चलकर आज यही यूनिटी की वजह से हमको देखने को मिलता है। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।